चांद की रोयत का मामला वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी और रोयत हलाल कमेटी के दरमियान चपकलश की वजह है। पाकिस्तान में चांद की रोयत खलीजी ममालिक के साथ होनी चाहिए या बाद में, ये भी एक हल तलब मुअम्मा है। चांद की रोयत कैसे मालूम की जाती है और पाकिस्तान में चांद की रोयत क्या खलीजी ममालिक के साथ देखी जा सकती है, इस पर एक रिपोर्ट बनाई गई है। हमारी ये रिपोर्ट जानने के लिए आपको दर्ज झैल नुकात ज़हन नशीन करना होंगे। चांद की हरकत यानी कि उस वक्त ज़मीन से देखने के ज़ाविये पर चांद का कितना हिस्सा नज़र आता है। चांद की रोयत उस वक्त मालूम की जा सकती है जिस वक्त नए चांद की पैदाइश हुई हो। नए चांद की पैदाइश का मतलब ये है कि चांद ज़मीन के गिर्द अपना एक चक्कर मुकम्मल करके जब वापस उसी मुकाम पर हमारी ज़मीन और सूरज के दरमियान आ जाता है। ज़मीन के गिर्द गर्दिश के दौरान चांद का एक ही रुख ज़मीन की तरफ होता है। मतलब ये कि चांद अपने एक्सिस या मरकज़ के गिर्द गर्दिश नहीं करता है, लेकिन ज़मीन अपने एक्सिस या मरकज़ के गिर्द गर्दिश करती रहती है। क्योंकि चांद एक ही हालत में रहकर हमारी ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाता है, मगर इस दौरान ज़मीन की हालतें तब्दील होती रहती हैं। इसी वजह से हमें चांद की मुख्तलिफ़ शक्लें देखने को मिलती हैं। चूँकि हमारी ज़मीन की हरकत की वजह से चांद को देखने का हमारा ज़ाविया रोज़ाना तब्दील होता रहता है। अगले रोज़ ज़मीन उसी मुकाम पे होती है, मगर 13 डिग्री झुकाव पैदा होने की वजह से चांद अपनी पिछली जगह पर नहीं रहता। चांद का ज़मीन के गिर्द एक चक्कर 29 दिन और 12 घंटों में मुकम्मल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक कमरी महीना 29 दिनों का है तो अगला महीना 30 दिनों का होगा, क्योंकि पिछले 12 घंटे भी अगले महीने के दौरानिये में जमा होंगे। जिस तरह सूरज की गर्दिश 365 दिन और 6 घंटों में मुकम्मल होती है और 4 साल बाद लीप का साल आता है, जिसमें एक दिन साल में अजाफी होता है, क्योंकि 6 घंटे 4 सालों में 24 घंटे बन जाते हैं, जो कि एक दिन का दौरानिया है। चांद की अपनी रोशनी नहीं होती, इसलिए वह सूरज की रोशनी की वजह से चमकदार नज़र आता है। इसका मतलब हुआ कि चांद का सूरज के साथ ज़ाविया भी चांद की चमक और उसकी रोशनी पर असरअंदाज होता है। चांद सूरज के जितना नज़दीक होगा उतना ही ज़्यादा रोशन होगा, मगर हमारी आंखों से ओझल भी उतना ही ज़्यादा होगा। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि चांद सबसे ज़्यादा रोशन उस वक्त होगा जब वो सूरज के बिल्कुल सामने खड़ा होगा। इस सूरत में चांद ज़मीन और सूरज के दरमियान आ जाएगा। इस दौरान चांद का वो हिस्सा तो रोशन नज़र आएगा जो सूरज के बिल्कुल सामने है, मगर हमारी ज़मीन तो बिल्कुल उस हिस्से के पीछे होगी, तो ज़मीन के उस हिस्सा से चांद का रोशन हिस्सा नज़र नहीं आएगा, जो जगह उस चांद के बिल्कुल पीछे होगी। लेकिन इस वक्त सूरज ग्रहण भी नहीं होगा। उस वक्त होगा जिस वक्त ज़मीन, चांद और सूरज एक ही लाइन में होंगे। इस हालत में चांद उस लाइन के बिल्कुल ऊपर नहीं है। जब चांद इस हालत में होगा तो ज़मीन के किनारों और कुछ दूर वाले इलाकों जो कि शुमाल से जनूब की तरफ फैले होंगे, उनमें चांद का वो हिस्सा जो सूरज की तरफ और रोशन है, उसका किनारा नज़र आ रहा होगा। इसी को चांद की रोयत कहते हैं, क्योंकि जिस वक्त चांद सूरज की रोशनी में छुप जाएगा उस वक्त चांद नज़र नहीं आएगा, तो इसे चांद की पैदाइश का दौरानिया कहा जाएगा। और जैसे ही ज़मीन के किसी हिस्सा से उस चांद का रोशन किनारा नज़र आएगा तो वहाँ पर कमरी महीने का आगाज़ हो जाएगा, यानी कि हिलाल या नया चांद नमूदार हो जाएगा। चांद के उस नमूदार किनारे को देखना रुयत हिलाल कहलाता है। अब मसला जो कि असल में दरपेश है कि ये हिस्सा कहाँ से नज़र आएगा और कहाँ से नहीं नज़र आएगा, यानी कहाँ पर कमरी महीने का आगाज़ होगा और कहाँ पर चांद की गर्दिश की वजह से चांद अगली रात को नज़र आएगा। कहाँ से चांद नज़र आएगा या कहाँ से नज़र नहीं आएगा, इसका फ़ैसला ज़मीन के जोग्राफ़ी खद्दोखाल यानी तूलबल्द, शर्कन गरबन फैले हुए खतूत और अर्ज़बल्द, शमालन जनूबन फैले हुए खतूत और वहाँ पर मौजूद मौसमी हालात से इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अगर कोई इलाका ज़मीन पर एक ही अर्ज़ बल्द यानी लैटीट्यूड पर मौजूद हो और एक हिस्सा पर मौसम साफ़ हो
اور چاند نظر آ رہا ہو اور تھوڑے حصے پر بادل ہو اور چاند نظر نہ آئے، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوگا کہ وہاں پر چاند طلوع نہیں ہوا، کیونکہ موسمی اور جغرافیائی حالات ایسے تھے۔ مگر جیومیٹریکل کیلکولیشن سے تو یہ ثابت ہے کہ وہاں چاند طلوع ہوا ہے۔ اب وہ نظر آ رہا ہے یا نہیں، یہ ایک انسانی مسئلہ ہے۔ اب چاند کی رویت کا تو فیصلہ ہو گیا کہ چاند کی رویت کسے کہتے ہیں۔ اب اس بات کا فیصلہ کرنا رہ گیا ہے کہ پاکستان سے چاند کس وقت نظر آتا ہے، یا یہاں پر چاند کی رویت کن ممالک کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ اگر پاکستان کے محل وقوع کی بات کی جائے تو جیسا کہ آپ نے مطالعہ پاکستان میں پڑھا ہے کہ پاکستان 23.5 درجے سے 37 درجے شمالی عرض بلد اور 61 سے 77 درجے مشرقی طول بلد کے درمیان پھیلا ہوا ہے۔ یہ نقشہ کچھ اس طرح بنتا ہے: 77 درجے مشرقی طول بلد کشمیر میں ہے، 61 درجے مشرقی طول بلد افغانستان، ایران اور پاکستان کی سرحد پر ہے، 23 درجے شمالی عرض بلد کیٹی بندرگاہ سندھ میں، جبکہ 37 درجے شمالی عرض بلد چترال اور چائنا کی سرحد پر ہے۔ اسی طرح پاکستان کے قریب ترین خلیجی ملک کی بات کی جائے تو وہ عمان ہے۔ عمان کا شہر مسقط کراچی سے 862 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ اگر اس کے کوآرڈینیٹس دیکھے جائیں تو یہ 21 درجے شمالی عرض بلد سے 55 درجے مشرقی طول بلد کے درمیان پھیلا ہوا ہے، جبکہ اس کے مد مقابل کراچی 24 درجے عرض بلد شمالی اور 68 درجے مشرقی طول بلد پر واقع ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ چاند اگر مسقط میں نظر آیا تو پاکستان کی ساحلی پٹی پر چاند نظر آنے کے واضح امکانات ہیں۔ عرض بلد شمالی شمال سے جنوب تک کا فاصلہ ہوتا ہے، جو کہ خط استوا کے دونوں جانب 0 سے 90 درجے کے درمیان ہوتا ہے۔ اس کو زمین کے مرکز سے 4 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ چاند چونکہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے، اس لیے اس کے کنارے شمال یا جنوب سے واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں، اس لیے عرض بلد شمالی کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ اس لحاظ سے پاکستان میں چاند اس وقت دیکھا جا سکتا ہے جب چاند کے نظر آنے کا زاویہ 9 درجے یا اس سے زیادہ ہو، اور غروب آفتاب کے بعد چاند کی روشنی کم از کم 38 منٹ تک رہے، جو کہ جیومیٹریکل کیلکولیشنز کے مطابق ہے۔ اس حوالے سے ایک اور بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر پاکستان میں چاند خلیجی ممالک کے ساتھ نظر آ سکتا ہے تو بھارت میں کیوں نہیں؟ پاکستان کے صرف ان علاقوں میں چاند نظر آتا ہے جو کہ خلیجی ممالک کے ساتھ اپنا عرض بلد یعنی لیٹیٹیوڈ رکھتے ہیں، جیسے بدین، کراچی، گوادر، جبکہ باقی پاکستان ان علاقوں سے اونچا ہے، اس لیے چاند دیکھنا ممکن نہیں۔ اسی طرح ہندوستان یا بھارت زمین گول ہونے کی وجہ سے، پاتھ کرو ہونے کی وجہ سے اور خلیجی ممالک سے کم از کم 1500 کلومیٹر دور ہونے کی وجہ سے چاند کا نظر آنا ممکن نہیں۔ چونکہ چاند مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور اس کو دیکھنے کا زاویہ صرف خلیجی ممالک، یورپ اور افریقہ اور پاکستان کی ساحلی پٹی بنتی ہے، تو اس وجہ سے پاکستان میں رؤیت ہلال ایک معمہ بن جاتی ہے۔